आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर चंदा विवाद पर यूपी में घमासान अभी भी जारी है, प्रदर्शन हो रहा है। इन सबके बीच आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पीडीए नया वर्जन ले आए। उन्होंने पीडीए की ऐसी नई चटनी बनाई है जिसमें अब पीडीए का पीडी पंडित भी हो गया है। इससे यह तय हो गया है कि 2027 चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने सवर्णों को पाले में लाने का ब्लूप्रिंट बनाना शुरू कर दिया। पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर का सदैव विरोध किया। ये दो तस्वीरें बुधवार को लखनऊ से आई। माना जा रहा है कि इसमें 2027 को लेकर विपक्ष, खास तौर पर समाजवादी पार्टी की रणनीति की झलक साफ दिख रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सरकार को घेरना और 2027 चुनावों के लिए सवर्ण वोटों को साधना। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुबह करीब 10:30 बजे लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क पहुंचकर वहां जनेश्वर मिश्र की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद मुख्य कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में मनाया गया। बड़ी संख्या में ब्राह्मण नेताओं, सांसद, विधायक और बटुकों को बुलाया गया। अखिलेश ने कहा कि पीडीए में पी पंडित के लिए है। पीडीए में पीडी पंडित का ही शुभ फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा। और हमने कई प्रदेश के उदाहरण देखे जहां पर हमारे तमाम लोगों को प्रताड़ना की है, सरकार ने प्रताड़ित किया, पीड़ा दी है। और ये प्रताड़ना इतनी दी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसकी वोटिंग पैटर्न की बात की जाए तो बड़े पैमाने पर सपा को वोट मिलता हो ऐसा नहीं है। वो पॉकेट जहां पे सपा के क्षेत्रीय नेता मजबूत है, चाहे वो बलिया में सनातन पांडे हो, अलग अलग जगहों पे दूसरे जो ब्राह्मण नेता हो, उन जगहों पे तो सपा को एज मिलती है। लेकिन बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों का वोट बीजेपी को ज्यादा दिखता है, जिसे अपनी तरफ मोड़ने का प्रयास करती हुई यहाँ पर सपा दिखाई देती है। अखिलेश पीडीए में पंडित है ये बता रहे थे तो उनकी पार्टी के विधायक विधानसभा के अंदर और बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। सोमवार से यूपी विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हुई और पहले ही दिन से विपक्ष का प्रदर्शन जारी हो गया। बुधवार को भी यही हुआ। सपा विधायक दान पात्र पोस्टर तस्वीरें लेकर जमा हो गए। हंगामा सदन के अंदर भी जारी रहा। आखिरकार कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करनी पड़ी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने कोई चर्चा नहीं होने दी। विपक्ष युवा, किसान और महिला विरोधी है। उनके निशाने पर पूरा विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी थी। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर का सदैव विरोध किया। क्या ये सच नहीं कि 1990 में अयोध्या की गलियों को और सरयू की पावन धारा को रक्त रंजित करने का पाप समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था? क्या पूरा देश और पूरी दुनिया और सभी राम भक्त ये नहीं जानते कि इनका ये अक्षम्य पाप जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चला करके किया था? वहीं विपक्ष ने अपने प्रदर्शन के दौरान चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछे। बीजेपी तो ट्वीट करके कह रही है कि आप लोगों ने इस पोस्टर को फाड़ा, इस पोस्टर पे राम मंदिर का फोटो लगा हुआ था, जमीन पे पड़ा था, पैरों से कुचल के भागे। यूपी बीजेपी के सोशल मीडिया अकाउंट में इस तरह का आरोप लगा है। तो हम लोग चाहते हैं, हमारी मांग है कि अंदर की जो वीडियोस हैं उसको सार्वजनिक कर दीजिए, पता चल जाएगा कि क्या हुआ। मार्शलों ने आके ही मेरे हाथ से ये पोस्टर छीना
और मार्शल लोगों ने फाड़ने की कोशिश की। चोरी की है, विरोधी ये सरकार हवा चोरी की है विरोधी ये और बजट लूटने के लिए पूरा बजट लाई। ये सरकार। वहीं विधानसभा स्पीकर सतीश महाना विधानसभा के अंदर और बाहर सपा विधायकों के आचरण को लेकर भावुक दिखे, कुर्सी छोड़ने तक की बात कर डाली। में जो हुआ उससे मैं दुखी और निराश हूं। मुझे पहली बार यह महसूस हुआ या तो हमारे प्रयास में कहीं कमी रह गई या फिर डॉक्टर अंबेडकर की बात सही है कि कमी संविधान में नहीं बल्कि व्यक्तियों में होगी। कल एक ऐसे सदस्य के आचरण ने मुझे दुखी किया जिसको हम इस सदन का रोल मॉडल कहते थे। कहीं भी कोई भी आता था तो मैं कहता ये रोल मॉडल है विधानसभा के, उनके द्वारा जिस समय इस प्रकार का आचरण किया गया और उसके बाद भी मेरे मना करने के बाद भी बाहर जिस प्रकार की उनके भाषा का प्रयोग किया गया, वो निश्चित रूप से उसने मेरे मन में एक वेदना और पीड़ा पैदा की। यह निराशाजनक है। कतिपय माननीय सदस्यों ने इस सदन के प्रतिबंधित कार्रवाई को मीडिया और सोशल मीडिया को दिया है, जिसको इसको प्रसारित किया गया है एवं यह आपत्तिजनक है। और उसके बाद भी अगर इस प्रकार का आचरण है तो मुझे बहुत दुख है। मुझे इस बात के लिए विचार करना पड़ेगा, गंभीरता के साथ विचार करना पड़ेगा कि मैं इस कुर्सी के योग्य हूं कि नहीं हूं, या अथवा जो कुछ मैंने 4.5 वर्षों के अंतर्गत किया है वो उचित है कि अनुचित है। इसके ऊपर आत्मविलोचन करूंगा और इसका निर्णय शीघ्र करूंगा। 2027 के लिए यूपी में सियासी बिसातें बिछना शुरू हो गई हैं। आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो चुके हैं। सियासी महाभारत तेज होती जा रही है। लखनऊ में अजय दुबे के साथ रणवीर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। यूपी की सियासी फिजाएं 2027 के हिसाब से तैयार होने लगी हैं। माहौल में सियासी तपिश साफ दिखने लगी है, पिच तैयार हो रही है और कौन सी सियासी गेंद असरदार होगी, शायद उसकी प्रैक्टिस भी शुरू हो गई। इसी के नमूने के तौर पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य के नए बयानों को देखा जा रहा है। कल उन्होंने मदरसों में आतंकी वाला बयान दिया था, अब वो बाबरी और बाबर की बात कर रहे हैं। बयान निकला तो घमासान भी उछला है। जितने भी आतंकवादी दुनिया भर में हुए हैं उनकी शिक्षा ही मदरसे से हुई है। तो प्रॉब्लम केशव प्रसाद मौर्य की सोच में है। जो बाबर के समर्थक हैं उसे बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। धार्मिक नफरत फैलाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। क्या 2027 में यूपी विधानसभा का चुनाव भी हिंदू मुस्लिम से लेकर मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा? क्योंकि एक तरफ तो राम मंदिर को लेकर चढ़ावा चोरी पर घेरने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के 2 दिन में 2 आए बयानों ने घमासान मचा दिया। अपने बयान पे स्टैंड लेते हैं। जो बयान आपने दिया मदरसे में आतंकी तैयार होते हैं, वो विषय पर बहुत सी बातें। कौन सी नई बात है? मतलब जितने भी आतंकवादी दुनिया भर में हुए हैं उनकी शिक्षा ही मदरसे से हुई है, और मदरसी शिक्षा नहीं होती तो वो आतंकवादी नहीं बनती। ये तो हम पहले भी कहते थे, अभी भी कहते। जो बाबर के समर्थक हैं, जो बाबरी मस्जिद के समर्थक रहे हैं, उनको श्री राम जन्मभूमि पर चाहे वह चढ़ावा का मामला हो, चाहे चंदे का मामला हो, चाहे मंदिर निर्माण का मामला हो, उस पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। ये 2 बयान हैं जिन पर सियासत फुल रफ्तार से दौड़ने लगी है। अभी मदरसों में आतंकी वाले बयान पर विपक्ष पलटवार ही कर रहा था, उसी बीच में बाबरी और बाबर के समर्थकों वाला बयान भी आ गया। जो बाबर के समर्थक हैं, जो बाबरी मस्जिद के समर्थक रहे हैं, उनको श्री राम जन्मभूमि पर चाहे वह चढ़ावा का मामला हो, चाहे चंदे का मामला हो, चाहे मंदिर निर्माण का मामला हो, उस पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। जो बोलना है उस पर ये बोलते नहीं है, जो नहीं बोलना है उस पर समय सदन का खराब करते हैं। समाजवादी पार्टी 2027 में इसकी भारी कीमत चुकाएगी। इन बयानों पर समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर है। समाजवादी पार्टी बीजेपी को इस सनातन विरोधी बता रही है। ये सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी का कैरेक्टर असैसिनेशन करने का उनका प्रयास है, जिस प्रयास में भारतीय जनता पार्टी हमेशा से लगी रहती है, क्योंकि यही इनको आता है, हिंदू मुस्लिम करके वोट लेने की जो इनकी पुरानी प्रोपेगेंडा है। अब क्योंकि चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो फिर से ये बयान दे रहे हैं और शर्म आनी चाहिए उनको। जिस गरिमा के पद पे वो है, जहाँ उन्हें जनता ने बैठाया है, असल में जनता ने नहीं बैठाया, खुद ही वो बैठे हुए हैं, सरकार ने बैठाया है। अब कुछ दिनों के लिए ये पद है, उसकी गरिमा बनाए रखें और बेबुनियाद, बेफिजूल की, बेमतलब, बिना तथ्य की बातें कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उनके पास कोई तथ्य होते
तो बुलडोजर बाबा अब तक कार्रवाई कर ही चुके होते हैं, लेकिन कोई तथ्य है नहीं, तो बिना मतलब के सिर्फ धार्मिक नफरत फैलाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वैमनस्यता और तुष्टीकरण की राजनीति से अपने आप को उबार नहीं पा रहे हैं। मेरा उनको ये सुझाव है कि तुष्टीकरण की राजनीति से उबरकर वास्तविकता पर आए, क्योंकि इस देश में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, इस देश को स्वतंत्र कराने में हर एक व्यक्ति का हाथ था और हर एक ने अपना बलिदान भी दिया, योगदान भी दिया है। तो ऐसे कहीं ना कहीं कहने से लगता है मुझे कि जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा रहता है कि हिंदू और मुसलमान को बांटो, तो वही काम जो है मौर्य जी अपने वक्तव्य में कह रहे हैं। इन्होंने राम के नाम पर अपनी दुकान चलाई है, चंदा वसूला और चंदे से अपने कार्यालय बनाए हैं, भगवान को भी धोखा देने का काम किया। जिन्होंने शंकराचार्य का अपमान किया, जिन्होंने बटुकों की चोटी खींची, जिन्होंने बजरंग बली के स्वरूप को सड़क पर नचाने का काम किया, उनसे बड़ा सनातन विरोधी कोई नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी से इतर AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी भी केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर भड़के हुए हैं। उन्होंने केशव मौर्य से लेकर RSS तक पर जुबानी बाण चलाए। पूरे उलमाए कराम को उनको फांसी दे दी गई थी, तो प्रॉब्लम केशव प्रसाद मौर्य की सोच में है, क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी संघ परिवार से ताल्लुक है। संघ परिवार का तो कोई लोग मरा ही नहीं ना जंग आजादी की लड़ाई में, उलमाए कराम अपनी जानों को दिए, और इसीलिए उनकी जहालत और उनकी नफरत इस्लाम और मुसलमानों के जिक्के आती है। तो उनको चाहिए कि हिस्ट्री पढ़ें, अगर उनको पढ़ना नहीं आता तो किसी से पढ़वा लें और देख लें, उनको समझ में आ जाएगा। और मैं कंडेम करता हूं, मदरसों से दुश्मनी क्यों है आपको। तो बयानों के ट्रेलर शुरू हो गए। अब देखना होगा कि केशव प्रसाद मौर्य के बयानों के जवाब में विपक्ष यूपी की सियासी सड़क पर बयानों की कौन सी गाड़ी दौड़ाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो एक तरफ यूपी में हंगामा हो रहा है, तो देश की संसद के मॉनसून सत्र में भी हर दिन हंगामा हो रहा है। विपक्ष चढ़ावा चोरी, पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा चाहता है, तो वहीं सरकार का आरोप है कि विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि सरकार संसद का विशेष सत्र बुला सकती है, जिसमें परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो सकती है। माननीय सदस्य 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ, तब से अब तक ये हंगामेदार रहा है। संसद के अंदर और बाहर दोनों ही जगह विपक्ष ने लगातार प्रदर्शन किए हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक, जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है। 13 अगस्त मानसून सत्र का आखिरी दिन है, लेकिन इस बीच बुधवार को एक बड़ी खबर आती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार परिसीमन बिल के लिए विशेष सत्र बुला सकती है। खबरों के मुताबिक 16, 17 और 18 अगस्त को सरकार ये विशेष सत्र बुलाना चाहती है। बताया जा रहा है कि इस सिलसिले में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से उनके दफ्तर में बात की। करीब 50 मिनट तक चली इस बातचीत के दौरान प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने साफ किया कि सदन चलाने के लिए सरकार को राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा करनी है। साथ ही 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान छात्रों पर की गई पुलिस कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह को बयान देना होगा। परिसीमन संशोधन बिल पास कराने के लिए सरकार संसद में 2/3 संख्या जुटाने पर काम कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या गतिरोध खत्म होगा। हमारी जो राय पिछली बार थी, अब ये तो है नहीं कि 6 महीने बाद हमारी सबकी राय बदल जाएगी ना, अपोजिशन की राय बदलनी चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि 6 महीने बाद कैसे आप बदल सकते हैं। कोई भी पार्टी हो, कोई भी अपोजिशन से जुड़ी हुई जो पार्टी है, वो कैसे अपनी राय 3 या 6 महीने बाद बदल सकती है। हमें कोई प्रस्ताव नहीं है, जब प्रस्ताव आ जाएगा तो उस पर विचार करते हैं। विपक्ष में कांग्रेस पार्टी मुख्य विरोधी दल है, न उससे बात भी क्योंकि महिला आरक्षण पास हो गई, सहमति के साथ पास हुई, कंसेंसस के साथ पास हुई, हम लोगों ने ऐलान करके पास किया। आप उसको इम्प्लीमेंट। महिलाओं को विधानसभा और संसद में भी 33% स्थान मिले, ये नरेंद्र मोदी जी और हमारे NDA का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। हम लोग लाए थे, लेकिन विपक्ष ने उसको ठुकरा दिया। अब फिर से स्थिति बन रही है, जब उसको ला करके और पास करने का प्रयास किया जाएगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या संसद का विशेष सत्र आता है, क्योंकि विपक्ष अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन और हंगामे कर रहा है। बुधवार को विपक्षी नेताओं ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा से लेकर मकर द्वार तक विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष के दूसरे नेताओं ने जमकर नारेबाजी की, पोस्टर बैनर लेकर सवाल पूछे।
संसद का सत्र जो है लगातार कई दिनों से बाधित है और कोई कामकाज नहीं हो पा रहा है। बार बार जो है गृह मंत्री के सदन में आने की मांग ये कर रहे हैं और इनका कहना है कि गृह मंत्री सदन में आए और जवाब दें कि पैलेट गन किसने चलाया, हु गेव द ऑर्डर, इस तरह के जो है बैनर जो लिखे हुए हैं। और ये प्रोटेस्ट जो है ये लगातार जो है कई दिनों से चल रहा है। विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से संसद के अंदर जवाब की मांग कर रहे हैं। मांग यही है, प्रधानमंत्री सदन में आए, होम मिनिस्टर सदन में आए, अपना बयान दे, डिस्कशन हो जाए। वी आर रेडी टू टेक डिस्कशन। अगर डिस्कशन हुआ तो इस हल निकलेगा ना। टीयर गैसिंग हुई है, लाठी चार्ज हुआ है, तो किसी की जिम्मेदारी है ना, किसी ने तो ऑर्डर दिया होगा, तो जिम्मेदारी लें अपनी। यही परंपरा रही है इस देश की। वहीं सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष सदन में चर्चा नहीं करता है। निशाने पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रहे। अपना तो छात्र इनको पूछा नहीं, ज्ञान मत बांटे, अपना देखें, दूसरे के ऊपर ज्ञान मत बांटे। राहुल गांधी जैसा दुर्भाग्यपूर्ण एलओपी भगवान न करे किसी फेज में हो। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी के पास ना विकास है, ना विजन, ना कोई सकारात्मक एजेंडा, और उनकी पूरी की पूरी राजनीति केवल आरोपों पर आधारित रहती है या भ्रम पर आधारित रहती है। देखना यह है कि क्या विपक्ष की मांगों पर सरकार कोई जवाब देगी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार परिसीमन के मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाएगी, और अगर सत्र आता है तो क्या विपक्ष सहयोग करेगा। दिल्ली में मनोरंजन भारती, रवीश रंजन शुक्ला और जैनेन्द्र के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। राहुल गांधी इस वक्त प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा आपको वही लिए चलते। आप लोग इस तरीके से करते रहोगे, लेकिन हम लोग बाज नहीं आएंगे। हम हक के लिए, अपने देश के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम भरत बानाइत है। मैं नागपुर से आया था, जो जंतर मंतर के लिए प्रोटेस्ट किया था। उस प्रोटेस्ट में मैं 20 जून से था, पर 20 जुलाई को हुआ वाकया, तो हमने धर्मेंद्र प्रधान के लिए जो इस्तीफा मांगा था, उस इस्तीफे के लिए इन्होंने इतना अत्याचार किया, इतनी बर्बरता की शायद हमने अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया होता तो इन्होंने हम पे सीधा। तो छात्रों के प्रदर्शन पर राहुल गांधी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर वो प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ मौजूद थे। और राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों का लगातार शोषण हुआ, छात्रों ने कोई हिंसा नहीं की। जो हमारे यंग प्रोटेस्टर्स हैं अलग अलग स्टेट से, उनसे मेरी अभी मीटिंग हुई थी, फ्रैंक डिस्कशन। सबसे पहले मैं इनके जैसे जो हजारों यंगस्टर्स हैं, इनका और उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़े, एजुकेशन सिस्टम के लिए लड़े और इंडिया के फ्यूचर के लिए लड़े। मगर इनका नॉन स्टॉप हरासमेंट हो रहा है, इनको धमकाया गया और इन पर लाठियां चलाई गई, इनको मारा गया। तो मैं चाहूंगा कि दो शब्द ये भी बोलें। बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेन बात इन्होंने बोली कि देखिए, जब अन्याय होता है, चाहे किसी और पे भी अन्याय होता है, एज ए सिटीजन हमारी जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को हम प्रोटेक्ट करें, उसकी रक्षा करें। और ये कहना चाहूंगी, मैं वो लड़की हूं जिन्होंने 20 बच्चों को अनलॉफुली डिटेन होने से रोका था। प्लीज चेंज योर नैरेटिव, चेंज योर पर्सपेक्टिव। पर जो भी मैंने किया उसकी वजह से मुझे बहुत हरास किया जा रहा है। ट्रोलिंग नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि ये ट्रोलिंग नहीं है, ये क्राइम है। और सिर्फ यही नहीं, जनता ही नहीं बल्कि पार्टी वर्कर्स भी अभी अपने फेसबुक पर पोस्ट लगा रहे हैं, मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ 140 रुपीज में अपनी बॉडी बेच रही हूँ। सर आप खुद ही सोचिए, उनके दिमाग में ऐसा कितनी गंदगी भरी रहेगी कि वो ये बोल रहे हैं। 27 को मैंने क्राइम रजिस्टर करवाया था, आज 5 तारीख है, मेरे हाथ में अभी तक FIR नहीं आया है। ना ये बेटियों को पढ़ने दे रहे हैं, ना ये बेटियों को बचने दे रहे हैं। लोग कर रहे हैं, और ये जितनी भी ट्रोलिंग आजकल हो रही है इंटरनेट पे, जितना भी हरासमेंट हम लोग फेस कर रहे हैं, ये इस कंट्री का नैरेटिव बताता है बहुत साफ साफ।
थैंक्स। आप सब लोगों से सवाल है कि आप कह रहे हो इंटिमिडेट किया जा रहा है, आप कह रहे हो डराया जा रहा है, आपके ऊपर एक्शन हो रहा है, इवन व्हेन यू आर स्टैंडिंग हियर, व्हाट मेक्स यू स्टैंडिंग हियर? नो, बट आई वांट टू से समथिंग एल्स, या, व्हिच इज इवन मोर पावरफुल, यस, दैट there are young people who are standing here in front of India's press, but Amit Shah and the Prime Minister don't have the courage to stand here. अगर ये बाहर जाएगा उसके बाद हमें रोज और गालियां पड़ने वाली हैं। What makes you stand? और इसी के साथ यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों और अपडेट्स के साथ। और अब बात झारखंड के जंतर मंतर और वहां रांची के सोनम वांगचुक यानी देवेंद्र महतो की। महतो अभी भी अनशन पर डटे हैं। इन सबके बीच आज रांची के प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक की भी एंट्री हो गई। सोनम वांगचुक ने रांची प्रोटेस्ट पर बहुत बड़ा वादा कर दिया है। आज कुछ ऐसा हो गया जिसकी सरकार ने फिलहाल तुरंत कल्पना भी नहीं की थी। तो दूसरी तरफ सरकार भी जागी है और एक्शन दिखने लगा है। रांची में मूसलाधार बारिश के बीच जयपाल सिंह स्टेडियम में शिक्षा के सत्याग्रही डटे हुए। पेपर लीक की है सरकार। अपने अधिकारों के लिए अपनी मांगों के साथ वो अपने मिशन पर डटे हुए। कल तक जेपीएससी के जो छात्र नारों के साथ यलगार उठाए हुए थे, अब शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। बारिश के बीच दिन रात सब स्टेडियम में बीत रहे हैं। हमें सरकार से चाहिए कि फिर से री एग्जाम हो और सीआईडी जांच हो इस चीज़ का। जिस हिसाब से धांधली हो रहा है इस चीज़ को रोका जाए। हम एस्पिरेंट, हम लोग पढ़ने के लिए आए हैं, हम लोग अपने हक के लिए लड़ने आए हैं, ना हम लोग कुछ भीख मांग रहे हैं। यहाँ हम लोग अपना हक मांगने के लिए आए हुए हैं। इस पूरे आंदोलन में छात्र नेता देवेंद्र महतो अपनी मांग को लेकर भूख हड़ताल पर अभी भी कायम है। उनका धरना जारी है। लेकिन इस प्रदर्शन के बीच बुधवार को जंतर मंतर धरने को देश का अभियान बना देने वाले सोनम वांगचुक ने देवेंद्र महतो से बात की, उनसे जल ग्रहण करने का आग्रह किया, क्योंकि देवेंद्र महतो ने अन्न के साथ साथ जल भी छोड़ रखा है। सोनम वांगचुक ने कहा कि आंदोलन को स्थायित्व देने के लिए उनका सही रहना जरूरी है और इसके लिए पानी पीना जरूरी है। मैं ये कहूँगा, आप अवश्य जल लीजिए, ये आत्महत्या की बराबर होगी। आप बेहोश होंगे, फिर सरकार अपना निर्णय लेगी, तो ऐसे हम इस बड़े कदम को आगे ले जाएं। आपको अभी समय चाहिए, 2-3 हफ्तों का भी हो सकता है। उम्मीद करूँगा, आशा करूँगा कि उससे पहले सरकार में ये सोच बुद्धि जागेगी और वो सही कदम उठाएंगे। सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉल पर अपने सामने ही उन्हें पानी पिलवाया। देवेंद्र महतो ने एनडीटीवी को बताया कि उनकी और सोनम वांगचुक के बीच क्या बात हुई और कैसे वो पानी पीने के लिए तैयार हो गए। उनको जब पता चला कि हम अन्न के साथ जल का भी त्याग किए हैं तो उनको बहुत चिंता हुआ और वो वीडियो कॉल किए और मेरे इस आंदोलन को समर्थन दिए। शायद उनको डाउट था कि देवेंद्र महतो बाद में जल ग्रहण करे कि नहीं, तो वो रिक्वेस्ट किए कि आप वीडियो कॉल में ही आपको जल लेना होगा। आपने पानी पिया है? जी। महतो ने सोनम वांगचुक से वादा लिया कि सोनम उनके प्रदर्शन का समर्थन करेंगे, उनके लिए रांची भी आएंगे। हालांकि देवेंद्र महतो ने पानी तो पी लिया, लेकिन उनकी भूख हड़ताल अभी भी जारी है। जारी रहेगा और वो हमारे शर्त माने और हम अपने शर्त के आधार पर आज से हम जल लेंगे लेकिन अन्न नहीं लेंगे। इन सब के बीच झारखंड सरकार में सहयोगी कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मामले में उचित जांच और एक्शन की मांग की है, जिसको लेकर कांग्रेस का एक दल उनसे मुलाकात करने की तैयारी में भी है। कांग्रेस के कुछ नेता कल से लेकर आज भी महतो से मिलने के लिए पहुंचे। नहीं, हम तो पूर्व विधायक है, हम सिस्टम में नहीं है। आपकी पार्टी? हम पार्टी की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है और डेलीगेशन बना है इसके लिए। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से छात्रों के समर्थन में लगातार अपना पूरा प्रयास करी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी संवेदनशीलता से इन सब चीज़ों को देखेंगे, पूरा हमें विश्वास है। बीजेपी इस पूरे मसले पर राज्य सरकार पर हमले कर रही है और आरोपियों का सीधा संबंध राज्य सरकार से जोड़ रही है। सीबीआई जांच और अविलंब
जो जेपीएससी के बाकी तीनों मेंबर्स हैं, एक जेएमएम के स्पोक्स पर्सन की पत्नी है, एक कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता रह चुके हैं और एक तीसरी हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ी करीबी रिश्तेदार है। तो ऐसे में आप कैसे न्याय की उम्मीद करते हैं? तो हम छात्रों के साथ हैं। दूसरी तरफ जेपीएससी धांधली मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। सीआईडी ने 3 और बिचौलियों को अरेस्ट किया है। अब तक कुल 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ओएमआर शीट में हेरफेर को लेकर जांच हो रही है। रांची समेत 5 जिलों में 18 ठिकानों पर रेड हो चुकी है। कई लोग इसमें जेल भी जा चुके हैं। जांच एजेंसी के द्वारा दबिश भी दी जा रही है। कुल मिला करके पूरी मजबूती से एजेंसी अपनी कामों में लगा हुआ है, जुटा हुआ है। उम्मीद की जा रही है जल्दी छात्रों की समस्या का समाधान होगा और परीक्षा का नए स्तर पर खाका तैयार होगा, ताकि योग्य उम्मीदवारों को वाकई उनका हक मिल सके। रमन राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करेंगे जेन अल्फा की। जी हाँ, जेन जी के बाद पैदा हुई जनरेशन जिन्हें जेन अल्फा कहा जाता है। जेन जी का प्रदर्शन तो खत्म हो गया है, लेकिन अब जेन अल्फा भी अपने अधिकारों को लेकर प्रदर्शन करने लगे हैं। पिछले कई दिनों में हमें ऐसी तस्वीरें दिखाई दी जिनमें अब वो बच्चे प्रदर्शन करने सामने आ रहे हैं जिनके लिए स्कूल के टीचर के आदेश से बढ़कर कुछ भी नहीं होता था। अब वो भी अपनी मांगों को लेकर मुखर हो रहे हैं। ऐसी ही खबर अब यूपी के श्रावस्ती से आई है। ये 4 तस्वीरें देखिए, 4 अलग अलग जगह, 4 अलग अलग प्रदर्शन, लेकिन सबके नायक एक, जेन अल्फा। जेन जी के बाद ये जेन अल्फा के जागरूक होने का जीता जागता उदाहरण है, जो अब तक दबे सहमे हर आदेश को अंतिम फैसला मानकर चुप रहते थे। उन्होंने भी आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी। ये जेन जी के बाद विरोध प्रदर्शनों की नई ब्रिगेड है, जिसने जेन जी को अधिकारों के लिए लड़ते देखा तो अब खुद भी उसी कतार में खड़े होते नजर आ रहे हैं। हालांकि इनमें से कुछ जेन जी भी हैं और उनकी आवाज को ताकत देती ये जेन अल्फा ब्रिगेड। दोनों में अंतर क्या है वो आपको बताएं, उससे पहले उत्तर प्रदेश में नेपाल से सटे श्रावस्ती से आई प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए। अभी 3 दिन पहले मिला था सर। क्या हम लोग कॉम्प्रोमाइज भी किए हैं सर? अरे तो कॉम्प्रोमाइज करने की बात ही नहीं, हम पूछ रहे हैं कि क्या है। अगर सही में गुणवत्ता मिला तो बात आगे करेंगे। अब इसीलिए पूछ रहे हैं आपसे, कब मिला था? 3 दिन पहले की बात। अच्छा, और उससे पूर्व कब मिला? आप बता रहे हो काफी दिन से इस तरीके का खाना मिल रहा है। सर उस दिन ये श्रावस्ती जिले के भिंगा कस्बे का जवाहर नवोदय विद्यालय है, जहां रात के खाने में परोसे गए चावल मिलने के बाद से छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। पढ़ाते हैं टीचर तो समझ में नहीं आता, अगर दोबारा पूछो तो बोलते हैं कि स्मार्ट विजन में लेक्चर देख लो। लेक्चर हम लोग ना देखें तो उसके बाद प्रेशराइज किया जाता है। ये फिजिक्स सर है, वो पढ़ाते हैं, समझ में नहीं आता। फिर जैसे टैब बोले, टैब इशू करवाते हैं जैसे, तो क्लास टाइम सिर्फ 1:30 बजे तक करवाते हैं एकेडमी टाइम, तो उसमें टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि क्लास टाइम हमेशा क्लास ही चलती रहती है। अब उसके बाद हम लोग ने कहा कि टाइम को जो टाइम है उसको बढ़ाया जाए, तो बोले ये सब हम नहीं हो पाएगा। और फिर प्राइवेसी के लिए जैसे हॉस्टल में गार्जियन नहीं जाने नहीं दिया जाता है, और रात में वार्डन और टीचर जाते हैं रात के 12-1 बजे तक, तो उनके लिए मतलब हम लोग के लिए उनके लिए प्राइवेसी नहीं है, और गार्जियन जाते हैं तो प्राइवेसी है। टीचर्स के आदेश को सिर माथे पर रखने वाले छात्र जब धरने पर बैठ गए, वो भी नवोदय जैसी नामी स्कूल में, तो स्कूल प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन तक के हाथ पैर फूल गए। मंगलवार देर शाम तक छात्र धरने पर बैठे। आला अधिकारियों के समझाने बुझाने के बाद धरना खत्म हुआ। छात्रों की मांग थी कि जिलाधिकारी तक उनकी बात पहुंचे, जिसके बाद जिलाधिकारी ने स्कूल जाकर बच्चों से बात की और दोबारा खाना लिया, तो हम जान रहे थे। फिर उसके बाद हम गए, सारे लोग बोले जाके फेंक, और फिर हम गए फेंक के आए, और झाले झूले तब तक सारे लोग उठ गए थे। इस पूरे प्रकरण को देखते हुए जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। मेस में खाने की क्वालिटी को लेकर है, दूसरा टीचर्स का कुछ मिसबिहेवियर चल रहा है, तो मेस से संबंधित हम फूड सेफ्टी ऑफिसर को भेजेंगे और जब निरीक्षण किया
और दूसरा जो टीचर्स से संबंधित है, एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी बनाएंगे 3 लोगों की, वो आके बच्चों का बयान लेंगे, टीचर्स से बात करेंगे, उनके पेरेंट्स से बात करेंगे, फिर हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे इसमें आगे क्या करते हैं। वर्तमान में अभी कोई कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है? हाँ, ये जो मैंने आपको ब्रीफ किया, क्या बच्चे अभी समझ गए हैं ये प्रदर्शन खत्म कर समझ गए हैं और हम आगे इसमें जैसे भी एक्शन लेंगे इसमें आगे इनकी मैनेजमेंट को सूचित किया जाएगा। जिलाधिकारी से भरोसा मिलने के बाद बच्चे अपने रूटीन में वापस लौट आए हैं, लेकिन जिस तरह से जेन जी के साथ मिलकर अब जेन अल्फा भी अपने अधिकारों के लिए मुखर हो रहा है, वो बता रहा है कि अब सिस्टम की गंदगी को युवा पीढ़ी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। ये सिर झुकाकर अन्याय सहने वाली नहीं है, बल्कि सम्मान के साथ अपने अधिकारों के लिए लड़ने को भी तैयार है। अम्मान रिजवी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देख रहा है इंडिया में आज के लिए मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात शाम 5 बजे सिर्फ NDTV इंडिया पर।